अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। बांग्लादेश एक बार फिर शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया है, जहां भारत मुखालिफ जज्बात भड़कते जा रहे हैं। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा करने वाली सियासी तंजीम के 32 साल रहनुमा उस्मान शरीफ हादी की हलाकत के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े हैं। सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुश्तिल मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी नजर आतिश कर दिया। इसके साथ साथ मुजाहिरीन ने ढाका में भारत की सिफारती तंसीबात के सामने धरना देकर शदीद एहतजाज किया, जिससे वाज़ेह होता है कि गुस्से का रुख सिर्फ मुकामी सियासत तक नहीं बल्कि उसका दायरा इलाकाई ताल्लुकात तक फैल चुका है। भारत की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी अब आलमी दुनिया के लिए चैलेंज और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। पहले भारत पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी की सरगर्मियों के मुलव्वस होने के इल्जामात और सबूत अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक भी सामने ला चुके हैं। वहां अब भारत पाकिस्तान के बाद अपने एक और पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस पाया जा रहा है और अब भारत की यह लगाई गई आग खुद उसके अपने लिए बड़ा सिफारती चैलेंज बनती जा रही है। अमेरिकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गुज़िश्ता शब मुश्तिल मुजाहिरीन ने ढाका में 2 बड़े अखबारात के दफातर को भी आग लगा दी। इन अखबारात के दफातर के बाहर गुज़िश्ता चंद माह से मुसलसल मुजाहरे हो रहे थे और मुजाहिरीन का दावा था कि ये अखबारात मुबैना तौर पर भारत के साथ करीबी रवाबित रखते हैं और मुल्की सियासत में भारतीय असर और रसूख को फरोग दे रहे हैं। उस्मान शरीफ हादी, जो इनकलाब मांचा कल्चर ग्रुप के तर्जुमान थे, जुमेरात की शाम सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ गए, जहां वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला थे। उन्हें गुज़िश्ता जुम्मे को ढाका में उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया गया था जब वो एक रिक्शे में सवार थे। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा किया, करीब आकर फायरिंग की और मौका से फरार हो गए। बाज़ गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी हुकाम इस कत्ल के मुलजमान की शनाख्त फैसल, करीम, मसूद और आलमगीर शेख के नाम से कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि इतलात है कि ये दोनों हमलावर फरार होकर भारत चले गए हैं। इसी तनाजुर में बांग्लादेश की वजारत खारजा ने भारत से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया है कि उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस अफराद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए और भारतीय हुकूमत से सरकारी जवाब भी तलब कर लिया गया है। उस्मान शरीफ हादी भारत और साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के सख्त नाक़दीन में शुमार होते थे। इनकलाब मांचा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्हें हिंदुस्तानी बालादस्ती के खिलाफ जद्दोजहद करने वाला अजीम इनकलाबी करार देते हुए शहीद कहा है। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान शेख हसीना वाजिद पर भारत की सरपरस्ती का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि यह पॉलिसी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए अब एक सियासी बोझ बन चुकी है। उस्मान हादी की मौत के पीछे भारतीय हाथ इसलिए भी साबित होता है क्योंकि उस्मान बांग्लादेश को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कराने की बात करते थे और बबांगे दोहल कहते थे कि हमें अच्छे हमसाए चाहिए, आका नहीं। उस्मान हादी की हलाकत एक ऐसे वक्त में हुई है जब अबूरी हुकूमत ने फरवरी 2026 में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था और खुद उस्मान हादी भी इन इंतखाबात में खुद मुख्तार उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने का इरादा रखते थे। दूसरी जानिब अबूरी हुकूमत के सरबराह और नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जमहूरियत की जानिब सफर को खौफ, दहशतगर्दी या खून रेजी के जरिए रोका नहीं जा सकता। उनका कहना था कि बुरी हुकूमत इस वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात को यकीनी बनाएगी। बांग्लादेश में पेश आई वाक़यात से मुतालिक आलमी मुबसरीन भी ये राय रखते हैं कि 2 कौमी नजरिया मरा नहीं। बांग्लादेश का मौजूदा माहौल इस बात का सबूत है कि शनाख्त और खुद मुख्तार इंतखाब को जबरदस्ती खत्म नहीं किया जा सकता। माहिरीन के मुताबिक बांग्लादेश में हालिया एहतजाज इस्लाम पसंद नहीं बल्कि अवामी जज्बात, नौजवानों की तवानाई और मोतदल शहरी आवाज़ों की भरपूर अक्कासी करते हैं। बांग्लादेश का रद्द अमल भारत की 5 दहाइयों पर मुहित बालादस्ती की पॉलिसियों, दबाव की हिकमत अमली और रॉ के इदारा जाती मुदाखलत का नतीजा है। भारत के बालादस्ती के अज़ाइम को मुज़ाहमत का सामना होगा। हद से बढ़ी हुई जारहियत, रद्द अमल, तन्हाई और अदम इस्तेहकाम को जन्म देती है। माहिरीन के मुताबिक जनूबी एशिया को बड़े पड़ोसी की सोच से बरातर होकर क़वानीन पर मबनी तर्ज अमल, बाहमी एहतराम, अदम मुदाखलत और बराबरी की शराकत दारी की ज़रूरत है। ये तमाम वाक़यात एक ऐसे वक्त में पेश आ रहे हैं जब बांग्लादेश और भारत के दरमियान ताल्लुकात में पहले ही तनाव है और इनमें तलखी बढ़ रही है। माहिरीन के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती तलखी के पीछे एक और अहम अंसर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती कुर्बत भी है। खासतौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे के बाद पाक बांग्लादेश दिफाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू ने भारत को मजीद बेचैन कर दिया है। तजियाकारों का कहना है कि खित्ते में बदलते हुए इत्तेहाद और नई सिफारती सबबंदियां जनूबी एशिया की सियासत को एक नए और गैर यकीनी दौर में दाखिल कर रही हैं। दूसरी जानिब हालिया पाक भारत जंग में नाकामी के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बयानिया भी नाकामी से दो चार हो गया है। दिफाई और सिफारती महाज के बाद अब बयानिया की जंग में भी पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित कर दी है और इस बर्तरी का वाज़े और दो टोक एतराफ़ खुद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सामने आ चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल नुमाइंदे ने पाकिस्तान के मौक़िफ़
और बयानिए की न सिर्फ तईद बल्कि बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी है, जो इस बात का सबूत है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ाइक़ और कानून पर मबनी समझा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात उठाए गए हैं। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत की गई है और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत काबिल एतबार शवाहिद ना दे सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो यह हक जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारत का यह तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। यह तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। पेश की इत्तला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई और मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की मजम्मत की। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को बताया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय इक़दामात अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत की आबी जारहियत पर शदीद रद्द अमल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल नुमाइंदे ने सिंतास मुआहिदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिया की तस्दीक कर दी है। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंतास मुआहिदे को हेल्ड इन अबेयंस करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक़ इस फैसले की जद में आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुआहिदा नाफिज रहता है जब तक फरीकैन नए मुआहिदे से उसे खत्म ना करें। एलन बेस की भारतीय सलाह मुबहम है। मुआहिदे के तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। तनाज़ात का हल मुआहिदे में दर्ज तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ाम को आबी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतल्लिक है। पानी रोकना या मुआहिदा मुअत्तल करना गैर मुनासिब कदम है। पानी रोकने का बोझ बराह रास्त पाकिस्तानियों के हकूक़ पर पड़ता है। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास मुआहिदे में बिगाड़ की निशानदेही भी की गई है। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस कमीशन के सालाना इजलास 2022 के बाद नहीं हुए। डेटा तबादले में रुकावट और तस्वीर जाती शिकों पर तनाज़े मुआहिदे की रूह के खिलाफ है। भारत ने सालिसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया। भारत ने सिंतास मुआहिदे के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारत से वजाहत, मुमकिन तलाफी और माजरत पर बाज़ाब्ता जवाब तलब किया गया। भारत से इंसानी नुकसान रोकने के इक़दाम और मुआहिदे पर नेक नियति से अमल पर बाज़ाब्ता जवाब तलब किया गया है। खसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पानी में रुकावट से पैदा इंसानी हकूक़ की पामाली और नुकसानात रोकने के लिए हिकमत अमली वाज़े करे। इसी तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी माहिरीन ने भारत का बयानिया झूठा करार देते हुए मोदी सरकार को एक तफसीली सवालनामा इरसाल किया, जिसमें पूछा गया कि क्या भारत के पास अपने इल्ज़ामात के सबूत मौजूद हैं? क्या वो ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल से इंसानी जानों के नुकसान का ज़ाला करेगा और मुआफ़ी मांगेगा? क्या वो सिंतास मुआहिदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी, बुनियादी और इंसानी हकूक़ का एहतराम करेगा? क्या वो मुआहिदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शिकों की पासदारी करेगा? और क्या वो मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत देने का इरादा रखता है? रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 60 दिन के अंदर सवालात का जवाब देना होगा, जो अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रिपोर्ट के साथ शाया किए जाएंगे। तहम भारत ने इन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी माहिरीन ने यह रिपोर्ट जारी कर दी। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि इस संगीन आलमी रिपोर्ट पर शर्मिंदगी या जवाब देने के बजाय भारत ने अपनी हरदर्मी का एक और अमली सबूत दे दिया और आबी जारहियत को मजीद तेज करते हुए दरियाए चनाब के बाद दरियाए जहलम और दरियाए नीलम में पानी का बहाव रोक लिया है। ज़राए इंडस वाटर कमीशन का कहना है कि दरियाए जहलम और दरियाए नीलम में पानी की आमद कम होकर सिर्फ 3000 क्यूसेक रह गई है। 4 रोज पहले पानी की आमद 5000 क्यूसेक से जायद थी। ज़राए के मुताबिक दरियाओं का पानी रोकना सिंतास मुआहिदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। दरियाए चनाब और दरियाए जहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है।
ज़राई इंडस वाटर कमीशन का बताना है कि चनाब में 4 रोज पहले पानी 10,000 क्यूसिक था, जो अब 5,000 क्यूसिक रह गया है। दरियाई चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी का अखराज सिफर रह गया है। आबी माहिरीन के मुताबिक भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाई चनाब से कादराबाद हांकी बैराज से निकलने वाली नहरों को पानी नहीं मिलेगा। भारत के पानी रोकने से पंजाब की लाखों एकड़ जमीन बंजर होने का खदशा है। इंडस वाटर कमीशन भारत के इस इकदाम के खिलाफ आलमी सालिसी अदालत से रुजू करेगा। भारत की जानिब से मुसलसल बढ़ती ही आबिजारियत और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से मुतालिक आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया और दिल्ली एक मुनज़्ज़म अंदाज में इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। Witnessed in April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, especially Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. But what we are witnessing now is material breaches by India that strike at the heart of Indus Water Treaty. India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water, to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. पाक भारत तनाज़े के मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से वाज़े, मुस्तकिल और हक़ाइक़ पर मबनी रहा है और अब आलमी इदारों की रिपोर्ट्स में भी इस मौक़िफ़ की तस्दीक और तायीद हो रही है। तहम असल सवाल यह है कि क्या इन आलमी रिपोर्ट्स, कानूनी नुकात और इंसानी हकूक़ के खदशात से मोदी सरकार और भारत पर कोई असर पड़ेगा, या इन रिपोर्ट्स का अंजाम भी वही होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों का हुआ जिनमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे को गैर कानूनी करार दिया गया है। इन तमाम पहलुओं पर मजीद बात करने हमें ज्वाइन किया है दिफाई अमूर के माहिर मेजर जनरल राइट जायद महमूद ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है आलमी अमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी। बहुत शुक्रिया जनरल राइट जायद महमूद साहब आपका और अहमद हसन अल अरबी साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा जनरल साहब के पाकिस्तान तो पहले ही पूरी दुनिया के सामने मुकदमा अपना रख रहा है कि भारत जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, फिर पाकिस्तान के अलावा कनाडा के अंदर, अमेरिका और कतर के अंदर भी दहशतगर्दी की कोशिशें, और अब बांग्लादेश के अंदर जो है जो स्टूडेंट लीडर का कत्ल हुआ है वो भी ताने बाने भारत के साथ मिल रहे हैं। भारत के खिलाफ बड़े शदीद वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। जो कातल थे वो भी उनके बारे में तला थे कि वो भाग के भारत चले गए हैं। क्या समझते हैं आप, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी पेशरफ्त है? वो केस, वो मुकदमा भारत की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी का जो पाकिस्तान पहले पूरी दुनिया के सामने रख रहा था, अब उसमें उसे कितनी तकवीयत मिलेगी कि दुनिया जो है वो मानने में, तस्लीम करने में कि भारत ही दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है? जी बिल्कुल, ऑलरेडी इसकी रिकग्निशन है, रियलाइजेशन है। आप ये जो आपने केसेस अभी रेफर किए हैं कनाडा, अमेरिका के, और अभी उस्मान हादी का जो मर्डर हुआ है, और बिल्कुल आपकी रिपोर्ट ठीक है कि वो उनको चले नहीं गए हैं, उनको ले जाया गया है जी वापस इंडिया में, उनको सेफ क्रॉसिंग करा के वो ले गए हैं, और आई एम श्योर कि वो वहीं पे होंगे। इसी तरह के कैरेक्टर्स हैं जो ये अपने यूज करते हैं। बेशनॉय गैंग्स को यूज किया गया, जिसको फिर कनाडा ने बैन किया एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये गैंग है बॉम्बे का। और जो अमेरिका की अदालतों ने गुरवंत सिंह वाला जो केस था, उसमें अमेरिका का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये डिक्लेयर किया था कि जी देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड दिस गैंग। वो निकल चोपड़ा, वो जो यादव लड़का पकड़ा गया था, और निकल को तो ये चेक रिपब्लिक से लाए थे, जो वाज बीइंग ओवरसीन बाय यादव, जो सीआरएफपी का इनका डिप्टी कमांडेंट था जी। और इन्होंने $100,000 पे करने तो मर्डरर्स को, जिन्होंने गुरवंत सिंह का मर्डर करा, तो दे वर पेइंग $15,000 जब कार के ऊपर पिक्चर्स ली और ये पकड़े गए। एनीवे, तो ये अब दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी जी। ये हिंदुत्व से बिछड़ी हुई ये इस पॉलिसी का हिस्सा है। पूरी दुनिया को इसकी रियलाइजेशन है। इस वक्त जो रूल बेस्ड सोसाइटी फंक्शनिंग है, वो दो स्टेट्स ने सबसे ज्यादा चैलेंज कर दिया है, कि इजराइल ने मिडिल ईस्ट में और भारत ने यहाँ पर इस रीजन के अंदर। दोनों के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं। डेटरेंस के लिए कौमें लड़ती हैं, डेटरेंस गेन करने के लिए भी लड़ती हैं। इंडिया का भी हक है लड़ाई शड़ाई अपनी फौज को तैयार कर, पर जब हेजमोनिक और एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन आ जाते हैं तो फिर ये चीजें होती हैं। बांग्लादेश हैपेंस, फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से नॉन स्टेट्स को यूज किया जा रहा है, इसी तरीके से नेपाल और बाकी जो स्मॉल कंट्रीज हैं, तो दे हैव एनिमी विद इन एंड दे हैव एनिमी विदाउट, व्हिच इज द नेबरहुड। और ये एक्सपेंसिव डिजाइन सारी दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं। अहमद हसन साहब, कॉन्सिक्वेंसेस इसके भारत के लिए क्या हो सकते हैं? अब एक के बाद एक मुल्क में भारत की तरफ से अब वहाँ जाके कत्ल गारतगरी करना,
टेरर फैलाना, इसके हवाले से ज़ाहिर है एक और भारत का चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है दोबारा से वंस अगेन दुनिया के सामने। जिस तरह आपने पहले मिसाल दी कनाडा की, अमेरिका, कतर और पाकिस्तान की मिसाल तो पूरी दुनिया के सामने है ही। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं भारत के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जन साहब ने जैसे कहा कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड है उसको थ्रेट इस वक्त दो ममालिक से, और इन दो ममालिक के में जो रजीम इस वक्त पावर में, जो हुकूमत ताकत में, इक़्तिदार में है, उनसे है। भारत इस वक्त एक थ्रेट है ग्लोबल पीस के लिए। आपने अभी रिसेंटली इसी हफ्ते के अंदर सिडनी वाला वाक़या हुआ, उसमें जो दहशतगर्द मुलव्वस है वो भारत से उनका ताल्लुक था, और फिर उसके बाद वो कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो गया। अजित कुमार डोवल की पुरानी जो मीटिंग्स रही हैं दाइश के टेररिस्ट के साथ सीरिया में और इराक के अंदर 2017 में, और फिर इटली ने एक पूरा कंटेनर पकड़ा कि जिसमें ड्रग्स भिजवाई गई थी आईएसआईएस दाइश के लिए। सो पूरी दुनिया इस वक्त, कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर, अमेरिका में गुरवंत सिंह पन्नू पे टेररिस्ट अटैक, इंग्लैंड में अवतार सिंह खांडा को की पॉइजनिंग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों के ऊपर टारगेट्स, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, म्यांमार के अंदर इन्होंने दहशतगर्दी की, नेपाल में अभी फरवरी के अंदर इन्होंने 8 लोगों को कत्ल करवाया, बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 3300 किलोमीटर प्लस का ये बॉर्डर, पोरस बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। सो दहशतगर्दी को एज अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी बना के ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो आपका थिएटर है, जैसे पिछले काफी अरसे से दुनिया में जो थिएटर था, जो दुनिया का सेंट्रल पॉइंट था, दैट वाज मिडल ईस्ट। अब जो थिएटर है वो शिफ्ट हो रहा है साउथ एशिया की तरफ। क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो न्यू पेट्रोल हैं, और वो सबसे ज्यादा आपको साउथ एशिया में मिलेंगे, जिसमें ये सारा रीजन जो है, ये बांग्लादेश में, म्यांमार टॉप पे है जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स है, बांग्लादेश है। तो इस सारे रीजन में इंडिया टेररिज्म को एज अ टूल इस्तेमाल करके डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप इनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, चाहे आप इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, चाहे आप इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें, हर जगह पे द ओनली टूल दैट इंडिया हैज इज टेररिज्म। और ये डायरेक्टली थ्रेटन करता है पूरी दुनिया के उस सिस्टम को, उस लॉबी को, उन ममालिक को जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, जो पीस चाहते हैं, जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो अभी जैसे इसराइल, इंडिया और टू सम एक्सटेंड एक पार्शियल अफगानिस्तान का एक अलायंस बना है टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट्स का, उसी तरह आप ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अलायंस इंडिया के इर्द गिर्द भी बनेगा उन तमाम ममालिक का जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन इसके ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेस की जो हम बात कर रहे हैं, जल साहब, भारत के लिए बरह रास्त इसके क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस? ज़ाहिर है एक के बाद एक मुल्क के अंदर जो भारतीय दहशतगर्दी है वो एक्सपोज हो रही है पूरी दुनिया के सामने। देखिए, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसमें आप देख रहे हैं कि भारत ऑलरेडी डिप्लोमेसी में बहुत स्क्वीज हुआ है। मैं 2 दिन पहले जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, प्रॉब्ली कोई प्रोग्राम था हिंदुस्तान टाइम्स का, तो शीपिशली वाज सिटिंग एंड ही हैड नो आंसर टू चाइनीज पॉलिसी। इवन जो पाकिस्तान और ट्रंप का जो जिस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, और रशिया के साथ भी वो, तो ये वही भारत है जो आज से कुछ अर्सा पहले इतना ह्यूब्रिस हुआ था, तो वल्नरेबल हुए। देखिए, रियल पॉलिटिक्स में समर प्रॉब्लम ये है कि जब इंटरेस्ट कंट्रीज की आते हैं तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। अभी मैं जिस निकल चोपड़ा का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, उसको ट्रंप के व्हाइट हाउस के ओथ से कुछ दिन पहले इनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो वहां से अमेरिका से बैग करके लेकर वापस आ गए कि जी ये क्योंकि बड़ी बदनामी का बायस बनेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मोरालिटी की शॉर्टेज है। अगर गाजा के जेनोसाइड पे ये दुनिया नहीं हिली है तो फिर कौन हिलता है जी ऐसी चीजों पर? अपने अपने इंटरेस्ट को लोग गार्ड करते हैं। तो वी विल हैव टू, एज फार एज भारत का जो अभी ये जो टैक्टिस है ना, ये वाली, ये अब ऐसा करैक्टर पूरी दुनिया को पता चल रहा है। लेकिन ये जो जनरल साहब जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, जाहिर है बांग्लादेश के ऊपर भारत का काफी असर और रसूख था, और वो असर और रसूख शेख हसीना वाजिद के आउस्टर के बाद जो है वो खत्म हो गया तकरीबन। एक तो भारत ने अपना असर रसूख वहां पे दोबारा से वो कायम करना चाहता है, और उसके साथ साथ जो ज्यादा बड़ी उनके लिए जो तकलीफ सूरत हाल है वो बांग्लादेश का पाकिस्तान के करीब आना भी है। जो 7 सिस्टर स्टेट्स की बात वहाँ पे हो रही है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है। कोई डिफेंस पैक्ट की बात भी हो रही है कि जिस तरह का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का हुआ है, बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान का हो सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वो चाहते हैं वहाँ पे उनकी मर्जी के रजीम आए। आगे इंतखाबात भी आ रहे थे बांग्लादेश के अंदर। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है आपस में। जी बिल्कुल। देखिए, ओवर स्ट्रेच करते हैं ना। हेजमोनिक डिजाइन्स क्या होते हैं जी? एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज यही है। ये तो मीकोंग रिवर तक इन्होंने डिक्लेयर किया नहीं, ये हिंदू स्टेट्स है, फिर ये ओवर स्ट्रेच किया है इन्होंने। जाते हैं ये ओवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है ना वो नहीं थी। बांग्लादेश कहने को आजाद था, डिफेंस पॉलिसी इंडिया की, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, फाइनेंस इकोनॉमी इंडिया की। तो वहां पर तो जब आप अपने घर में रह रहे हो समर, और आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले रहे, तो आप फिर हाथ पांव मारेंगे। तो
तो ये वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए स्टूडेंट मूवमेंट हुई, इट्स अ प्योरली उस्मान मूवमेंट हादी ऑफ द काफी वोकल थे भारतीय इन्फ्लुएंस के खिलाफ। जी बिल्कुल, ये साइन थे जी एंटी इंडिया। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? इंडियन वो अखबार एक जलाया उन्होंने, जो ऑफिस जलाया है, Yeah. असिस्टेंट जो उनके डिप्लोमेटिक ऑफिस है वहां पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। और इंडिया में अभी आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये लड़के वहीं से बरामद होंगे, इंडिया चले गए, दैट स्टूज इज ऑलरेडी इन इंडिया, और उनके पास कोई जवाब नहीं है उनको देने के लिए। तो भारत में इंडिया के खिलाफ जो दबी हुई आवाजें थी वो डिक्टेटरशिप थी, मैस किलिंग्स की। हसीना वाजिद ने भारत के कहने पे, जो लीडर अपने ही लोगों का खून करे किसी और मुल्क के कहने पे, तो क्या वहां पे वो फूल लेकर तो नहीं खड़े होंगे, नफरतें ही जन्म लेंगे। अहमद हसन साहब, आपकी नजर में सही, अहमद हसन साहब, आपकी नजर में इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर भारत का हाथ तो इसमें बड़ा खुलकर सामने आ गया है। जब इंतखाबात करीब थे और बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब भी आ रहा है, इन तमाम जो है वो हकायक को सामने रखते हुए आपके नज़दीक क्या हो सकते हैं इसमें गेंद उनके? देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आप इसके अंदर आप ये देखें कि बांग्लादेश को हमेशा से इंडिया ने एज अ सैटेलाइट स्टेट इस्तेमाल किया है, और इंडिया की एक अपनी कंपल्शंस हैं। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को एज अ टूल इस्तेमाल करता है अपने इलेक्टोरल कॉलेज को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर जो इंडिया का पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको इफेक्ट करती है। तो उसका ही वाइस वर्सा अगर आप देखें कि जब इनको प्रेशर आएगा फॉरेन पॉलिसी की तरफ से, तो इनके इंटरनल जो कोहेशन है और इंटरनल प्रॉब्लम्स वो एग्रीवेट होंगी। मार्का हक के बाद आपने देखा कि जब एक्सटर्नल प्रेशर आया, फॉरेन पॉलिसी प्रेशर आया, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनको इन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ था, राहुल गांधी और वो ये कांग्रेस वाली सारी, इन सारों को ब्रीदिंग स्पेस मिली और इन्होंने बहुत आड़े हाथों लिया मोदी को। तो वो क्या था? वो फॉरेन प्रेशर था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रांसलेट हुआ फिर इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में। अब बांग्लादेश को लेके इनका जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, और फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां पे जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, चाहे नागालैंड की हो चाहे मणिपुर की हो, उन सारों को एक तरह की ब्रीदिंग स्पेस दोबारा से मिली है। और बांग्लादेश का जिस तरीके से बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो जाहिर है एक मोटिवेशन का आंसर जो है वो बहुत ज्यादा। सो बेसिकली जो इनसिक्योरिटी है नरेंद्र मोदी की, जो इनसिक्योरिटी है अजित कुमार डोवल की, जो इनसिक्योरिटी है जयशंकर की, उसकी वजह से ये कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके एसेट्स तो मौजूद हैं बांग्लादेश के अंदर, अभी भी मौजूद हैं, तो ये कोशिश ये करते हैं कि वही टेररिज्म, वही सारा जो फ्रेमवर्क इनके पास है, उसके थ्रू जो बांग्लादेश है उसको घुटनों पे लेके आया जाए, एक तो ताकि कोई इनको किसी तरीके की मोटिवेशन इंटरनली मिले। एक तो ये डेवलपमेंट है अहमद हसन साहब, दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट का आना, और उसमें पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत के जो पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात थे उस हवाले से भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की वहाँ से तौसीक़ होना, और भारत ने पूरी एक जंग पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वेज कर दी, और बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर जिसकी पाकिस्तान ने कहा था कि हम पेशकश की थी कि हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको भी भारत ने कोई उस पर नहीं की, आगे पेशरफ नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की वो ऑफर। वो जो चेहरा बेनकाब हुआ भारत का आके एक फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान के खिलाफ, एक पड़ोसी मुल्क के खिलाफ पूरी जंग वेज कर देना, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? ये कितना डैमेजिंग होगा भारत के लिए, ये वाली जो डेवलपमेंट है, ये रिपोर्ट का जो आना? देखिए, थोड़ा सा मैं आपके ऑडियंस के लिए बता दूं कि जो रिपोर्ट आई है इसमें आपने देखा है कि किसी इंडिविजुअल्स के नाम नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो स्पेशल ह्यूमन राइट्स का स्पेशल प्रोसीजर्स फ्रेमवर्क है, उसके मुताबिक ये ह्यूमन राइट्स की फॉर्मल ओवरसाइट आर्किटेक्चर का हिस्सा है। यानी ये जो रिपोर्ट है ये इंडिविजुअलाइज्ड ओपिनियंस नहीं है, ये पूरे का पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसको पूरा बैक करता है यूनाइटेड नेशंस, और इस वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी यूनाइटेड नेशन से इशू होने वाली रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा है। किसी वहां पे किसी ऑफिशियल की रिपोर्ट से नहीं कहा जा सकता, किसी इंडिविजुअल की। जी ओपिनियंस नहीं है, ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू इन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है मोदी गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को, कि आप ये क्वेश्चनएयर फिल करके दें। उन्होंने आगे से उसका जवाब नहीं दिया, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया फॉर द पास्ट 6 से 8 मंथ्स। तो उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और इसमें जो जिस तरीके की टोन और जिस तरीके के इंकशाफात हुए हैं वो आपको जनरल माइंडसेट शो करता है ग्लोबल इंडिया को लेके। इसमें क्लियरली जब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं और यहां पे सिविलियंस को टारगेट किया है, तो इसका मतलब ये है कि भारत का पिछले 25-30 साल का सारा प्रोपेगेंडा फैक्ट्री के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं, उसको यूएनओ ने रिजेक्ट कर दिया। वो यूएनओ जिसको ये अपना कहते थे कि हमारी इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है और हमारी बहुत डेप्थ है। फिर उसके बाद वाटर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो भारत पानी बंद कर रहा है वो सिर्फ, हम तो कहते थे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मार्का हक बुनियानुन मरसूस में पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ी, पाकिस्तान ने नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की, म्यांमार की, इस खित्ते की जंग लड़ी है। बिल्कुल। सो आज यूएनओ की रिपोर्ट में भी उन्होंने ये बात की कि जो पानी रोक रहे हैं
ये पानी रोक रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये रीजनल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दिस इज बिग। कहीं पे भी उन्होंने इस तरीके से इंडिविजुअल्स की बात नहीं की। द वर्ड इंडिया इज रिटन, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट में एक पूरे के पूरे मुल्क को फैक्चुअली इस तरीके से उसके बारे में बात की जाए, तो ये रिपोर्ट अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो माइंडसेट को ये रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। तो इसकी अगेन अगर हम बात करें इंप्लीकेशंस की भारत के ऊपर क्या आ सकती है, जनरल साहब क्या हो सकता है इसमें? भारत तो कश्मीर के मामले पर भी इंसानी हकूक की संगीन तर खिलाफ वर्जियां करता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसका एतराफ़ किया कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है, उसकी तौसीक़ की, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भी, कश्मीरियों के मौक़िफ़ की भी, करारदादें भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन भारत को कोई असर नहीं पड़ा। इस रिपोर्ट का जो एक इदारा जाती एक फ्रेमवर्क है, पूरी एक रिपोर्ट है, इसका क्या असर पड़ सकता है भारत के ऊपर? आप क्या समझते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समर साहब, भारत की इस अप्रोच की वजह से मैंने जैसे पहले बात करा था कि अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये इनकी टैक्टिक्स नहीं है, इनका कैरेक्टर है जी। ये हर दफा कश्मीर की अभी जो मूवमेंट है, और जो कश्मीर के जैसे अब पानी को ही ले लेना, अब पानी के साथ साथ कश्मीर उभर कर सामने आया है। मार्के हक के साथ साथ एक कश्मीर उभर कर सामने आया कि ये फ्लैश पॉइंट इसने कर दिया जी, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को दो चीजें हुई हैं जी। एक तो देखिए, पाकिस्तान ने मार्के हक करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये जो इंडिया बेवकूफ बनाता है ना दुनिया को भी और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, जी पाकिस्तान तो कोई चीज नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की हुसैनियत मुंह बोलता सबूत होगी, हर हर पाकिस्तानी की हुसैनियत बाहर आएगी और एक्शन में आएगा जी। एंड वी विल नॉट गो डाउन विदाउट फाइटिंग इंडिया ना, और टू नॉच अप ही रिस्पॉन्स जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो अब दुनिया को ये पता चल गया, फिर उन्हें पता चल गया कि एक इररिस्पॉन्सिबल एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप बैठी हुई है इंडिया के अंदर, जिसने न्यूक्लियर जैसे कॉन्फ्लिक्ट को हाथ में दे दिया टेररिज्म के, और खुद टेररिज्म का इंस्ट्रूमेंट यूज करता है। तो आई थिंक इसका चेहरा सामने आ गया। अच्छा, अब वो बेशक अपनी एडवांटेज के लिए वो इंडिया को, वो देखे ना, ट्रंप भी रोज उनको जूते मारते हैं, वो मेन एडवांटेज तो अमेरिका के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ना। वो ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो टेक्टिकल, लेकिन फाइनली जनरल साहब, इसमें एक और अहम नुकता यह है कि रिसेंटली जब भारत ने यह बयान दिया था कि वो पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोकेगा, तो यहाँ से हमारी क़यादत का जवाब ये उस पर था कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा अगर भारत पाकिस्तानी पानी रोकता है। तो पानी तो रोक रहा है भारत ने, पाकिस्तानी दरियाओं का पानी जो है वो रोकना शुरू कर दिया है। झेलम हो, चनाब हो, बाकी दरियाओं के अंदर जो है वो पानी का बहाव कम हो गया है। नहीं देखिए समर, उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि एकदम ही उन्होंने रोक के और वो बिल्कुल ही एक्ट ऑफ वॉर, जब कंक्रीट वो कुछ एफर्ट्स करेगा, और इट विल टेक टाइम। ये 15, 20, 25 साल की एफर्ट के बाद ही वो कुछ उसको कर सकता है, रोक सकता है या डाइवर्ट कर सकता है। बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब आपका, और जनरल साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम इशू के बारे में बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी और कानूनी चैलेंजेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के लिए मुश्किल दिन रहा जब सानिया 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात में कई रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई क्लब चौक GOR के गेट पर हमले के मुकदमे में PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला कोर्ट लखपत जेल में सुनाया। अदालत ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने मजबूरी तौर पर 13 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई, जबकि 9 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। अदालत ने दौरान कार्रवाई इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के कुल 56 गवाहों ने बयानात कलमबंद करवाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद समेत 25 मुल्ज़मान मुकदमे में नामजद थे। थाना रेस कोर्स ने क्लब चौक GOR गेट पर हमले का मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIR के मतन के मुताबिक मुल्ज़मान ने क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़े, पुलिस की वायरलेस और GOR गेट के शीशे भी तोड़े। मुल्ज़मान ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और पुलिस एहलकारों पर हमला किया। PTI रहनुमाओं पर कारकुनान को 9 मई बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्जाम है। दिलचस्प पहलू यह है कि आज कोट लखपत जेल में कैद PTI क़यादत से मुतालिक एक अहम खबर सामने आई, जिसके मुताबिक कोट लखपत में कैद PTI क़यादत ने एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद ने अपने वकील के जरिए मीडिया को खत अरसाल किया, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 साल और 8 माह से पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है और हर मुहिब वतन शहरी की जिम्मेदारी है कि वो ज़ाती और जमाती मफादात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचे। खत में जोर दिया गया है कि सियासी मकासद के हसूल के लिए पुरअमन
और जमहूरी ज़राए ही वाहिद रास्ता है। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब PTI की क़यादत को संगीन सजाओं का सामना है, जिससे यह तासुर मजबूत होता है कि पार्टी के अंदर एक हल्का इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि मुसलसल महाजराई सियासी और कानूनी दोनों सतहों पर नुकसानदेह साबित हो रहा है। ताहम यह भी हकीकत है कि मुज़ाकरात की बात करने के बावजूद ज़मीनी सियासत में कोई वाज़ेह ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा और हुकूमत की हिकमत अमली इसके बरक्स ज्यादा सख्त दिखाई देती है। इसी तनाजुर में पार्लियामान के अंदर एक और अहम पेशरफ सामने आई, जहां PTI अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफों के मामले पर हुकूमत ने प्लान B पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी अरकान से मजीद मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सैनेट ने इस बात पर इतफाक किया है कि अरकान की अदम शिरकत के बावजूद कायमा कमेटियों के इजलास जारी रखे जाएंगे ताकि पार्लिमानी निज़ाम तातुल का शिकार न हो। हुकूमती फैसले के तहत PAC समेत 9 कायमा कमेटियों के लिए आर्जी चेयरमैन तैनात करने का फैसला किया गया है, जो कमेटियों के मौजूदा अरकान में से मुकर्रर किए जाएंगे। इसके साथ साथ कमेटियों की रुकनीत पूरी करने के लिए नए मेंबरान नामजद करने का भी फैसला किया गया है। सियासी तजज़ियाकारों के मुताबिक ये तमाम इक़दामात इस बात की निशानदेही करते हैं कि हुकूमत अब PTI के दबाव या पार्लिमानी बाइकाट की हिकमत अमली को गैर मुअस्सर बनाने के मूड में है। एक तरफ अदालती फैसले 9 मई से जुड़े बयानिए को कानूनी शक्ल दे रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर हुकूमत ये पैगाम दे रही है कि निज़ाम किसी एक जमात की अदम शिरकत का मोहताज नहीं। PTI के लिए यह फैसला कुन लम्हा है कि आया वो कानूनी और सियासी दबाव के दरमियान मुफाहमत की तरफ जाएगी या मुज़ाहमत की सियासत जारी रखेगी। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के वकील फैसल चौधरी ने। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि कोट लखपत जेल में जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ आज 9 मई के एक और केस का फैसला आया है, इन्हीं रहनुमाओं का एक लेटर भी सामने आया कि जिसमें वो मुफाहमत की बात करते हैं, मुफाहमत चाह रहे हैं और वो सताइश कर रहे हैं उन लोगों की जो मुफाहमत की बात करते हैं पार्टी के अंदर। ये तब्दीली कैसे आई कोट लखपत जेल में, और ये लेटर भी गालिबन आप ही के जरिए सामने आया था, ये क्या मामला है? नहीं, ये तो उनके वकील हैं राना मुदस्सिर उमर साहब, उन्होंने जारी किया है। ये पहले भी सर अगर आपको याद हो तो जनवरी में भी एक लेटर आया था इन्हीं 5 लीडरान की तरफ से, और इनसे जो मुलाकातें भी रही हैं जिन लोगों की, मुझे ख़ुद भी ज़ाती तौर पे इल्म है, ये क्योंकि सियासी जहन के लोग हैं और सियासत को समझते हैं, सियासत का मिजाज भी समझते हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख से भी सारे वाकिफ़ हैं, शाह महमूद साहब समेत जो हमारे दूसरे अकाबरीन हैं, तो उनका जो अप्रोच है वो सियासी है। जहाँ तक ख़ान साहब की अप्रोच है वो इनकलाबी है, और वो भी समझ में आती है, क्योंकि ख़ान साहब जो हैं वो हमेशा जो हैं वो रिफॉर्मिस्ट या इस किस्म की जो है उस पर वो यकीन रखते हैं। अब ज़रूरत है समर की, ये जो सज़ाएँ हुई हैं, देखिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता सियासी केसेस में। ये कल अगर मामलात दुरुस्त समत में चलते हैं, जिनकी कोशिश हो रही है, बाहर से भी हो रही है, और जो फवाद चौधरी साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने, महमूद मौलवी साहब समेत जो दीगर लोग हैं, उन्होंने इन तीनों ने ये शुरू किया है, जिसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा था। और ये भी मैं आपको इस मौके पे बता दूं, ये PTI के बिहाफ पे नहीं हो रहे, ये पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, इमरान खान के लिए हो रहे हैं। ये PTI के पास तो क्योंकि मैंडेट ही नहीं है। आप जिनके लिए आप कह रहे हैं, जिनके लिए हो रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के बाद, आप कह रहे हैं इमरान खान के लिए हो रहे हैं, वो खुद भी क्या मुफाहमत के हक में है? हाँ, देखिए ये मैं उनके जो बयान, उनकी जो ट्वीट्स हैं, वो तो बड़ी ही सख्त किस्म की, वो तो गलत है, और ये तासुर पैदा होता है जब उनके मैसेंजर्स बाहर आके वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इमरान खान साहब देखिए, उनकी जो गुफ्तगू है वो हमेशा तुंदो तेज़ होती है, गर्म होती है, और इसी वजह से वो पॉपुलर भी हैं। उनकी जो आप कहें कि जो उनका इंक्लाइन है या उनकी पॉपुलैरिटी, वो भी उसी वजह से है। इमरान खान साहब के ये जो बाहर आके गुफ्तगू होती है ना, मसलन जो पीछे गुफ्तगू हुई है लास्ट, जिसकी वजह से उस्मा खान ने जो मुलाकात की थी, उस्मा आपा ने या बाकी पे ट्वीट ने, वो जलती के ऊपर तेल डाल दिया ना जी। जो मैसेंजर होते हैं ना जी, जो इससे इमरान खान साहब का फ़ायदा नहीं हुआ, ना PTI का फ़ायदा हुआ, ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान का भी फ़ायदा नहीं होता। वो तो डिलिबरेटली खान साहब ने वो पूरी ट्वीट जो है उन्होंने नरेट करके भेजी थी, ये बातें आपने बतानी है, ये ट्वीट पे डालना है। मेरी बात सुने, हिदायत थी उनकी ना इसमें सारी। नहीं, हिदायत होती हैं, लेकिन एक 30 दिन के बाद अगर बंदे को आप निकालेंगे तो उसका तो गर्म होना लाजमी है ना। तो फिर क्या होगा? अब आपको कितनी उम्मीद है इससे मुफाहमती अमल के कामयाब होने के हवाले से? देखिए, मुफाहमती अमल जो है, पहले तो ये स्टार्ट हुआ था, इसकी बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था हुकूमत की तरफ से, और उसमें स्पीकर साहब भी थे, कुछ वज़रा भी थे, ऐसा ही है। तो अब उस पर इस ट्वीट के बाद एक मुलाकात भी जो मेरे इल्म में थी कि
जो टॉप हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं या इनके जो है इनसे हिकमत को थी, लेकिन फिर इस ट्वीट के बाद तो काम ख़राब हो गया अच्छा, काफ़ी। लेकिन हुआ प्रोसेस है उसे एक ट्वीट से आप कह रहे हैं मुफाहमत मतलब वो हुआ ना, सबोटाज हो गया। फिर उसके बाद देखें ना, उसके बाद हुआ क्या है। अब देखें, मैं आपको थोड़ा इसको आप सिर्फ यहाँ पे ना जूम आउट करें। अब कल जो इनकी वो थी कौमी कॉन्फ्रेंस, उसमें ना पीपल्स पार्टी जा रही है ना JUI जा रही है। वो क्यों इनवाइट नहीं ही जा नहीं रहे? किया उन्होंने पीपल्स पार्टी को गलबन। नहीं किया, और उन्होंने कोशिश की है। असल में हुआ ये है कि देखें, PTI के पास ऑप्शन कोई नहीं है ना, उन्होंने तो ये करना ही करना है, या मतलब वो जो भी उनका एक सिलसिला है, हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं, हमने तो। लेकिन मौलाना साहब हो गए या पीपल्स पार्टी होगी, इनका स्टेक कोई नहीं है ना जी इस सारी तहरीक में। ये देखें ना, ऐसा ही है। अपोजिशन लीडर भी आपने उनको नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ की अपनी जो क़यादत है, मैंडेट उसके पास भी टॉक्स का नहीं है। वो है मौलाना साहब के, नासिर अब्बास साहब के पास और रशीद ज़ई साहब के पास। अब अगर ये दोनों बड़ी पार्टियां जो JUI और पीपल्स पार्टी, ये सियासी तौर पे तो फिगर है ना, सही है। पीपल पार्टी बेनिफिशरी है इस निज़ाम की, इस हाइब्रिड निज़ाम की। वो क्यों जंप इन करेगी किसी पराई आग में? मौलाना साहब का स्टेक ही कोई नहीं है। ऐसे ही है। सो स्टेक तो समर साहब बनाने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। तो इसी वजह से ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये अब तो तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक, आप समझें कि इंटरनल एक इजलास ही हो गया ना, क्योंकि सही है, उसमें ऐसा ही है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज तो है नहीं। हाँ, वो जो एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस का कोई इंप्रेशन देना चाह रहे थे, वो उस तरह से बन हाँ, नहीं रहा। अब- वो जमाते हैं कि जो इतना ज़्यादा मैटर करती भी नहीं है वफाकी सतह के ऊपर। वैसे KP के अंदर भी जो खैबर पख्तूनख्वा की भी जो क़यादत है, वज़ीर आला हो गए, बाकी लोग हैं, वो भी बड़ी मुफाहिमाना किस्म की जो है उनकी हिकमत अमली दिखाई दे रही है कि वो भी फ़िलहाल को एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर। देखिए सर, मुफाहमाना आप तो नहीं कह सकते इसको, वो समझदाराना किसको कह लें। हाँ। देखिए, गुजारिश लेकिन टकराव से गुरेज किया जा रहा है, गुजारिश वहाँ पे ये नजर आ रहा है, कि एक रियलाइजेशन वहाँ पे टकराव दिखाई जो दे रही है कि टकराव नहीं देखिए, करना। टकराव जो है ना, ये PTI के मुफाद में नहीं है, ऐसे ही है। और सियासी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। देखिए, जो पहले जो गुफ्तगू हुई है, उसका असलूब सियासी होता ना, तो इतना ज़्यादा रौला ना पड़ता। अब होता क्या है जी, कि जो ज़ाहिर जो हुक्मरान इक़्तिदार में होते हैं, ये सब वो पावरफुल लोग होते हैं, वो फिर आपके रास्ते मसदूद करते हैं, आपके रास्ते रोकते हैं। आपने अपनी हिकमत से, मतानत से, सब्र से, जहानत से आपने उसमें से रास्ते बनाने हैं। अब अगर आप ये कहें जी कि आपके बाहर बैठने से तो अडयाला में आप 100 दिन बैठे रहें, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है। आपको सियासत तो करनी पड़ेगी। यानी अगर आपकी ये जो मोडालिटी है, बाहर आप इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होना जो है ना, मेरी नज़र में ख़तरनाक है। उनसे मुलाकात होती रहे, मोडालिटी आप उनके साथ डिस्कस करके चेंज कर लें कि जी देखें, प्रेस के बाहर आप बात नहीं करते, तो आप अपनी जो PTI की जो पार्टी के सही। इंफॉर्मेशन विंग्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। और जो सोशल मीडिया, जो कि वो वेट होती हैं ट्वीटें सारी, जनरल सेक्रेटरी उसको वेट करते हैं, तो या उनके ज़रिए कर दें। मैं देखें ना, एक वकील भी तो मुकदमा लड़ा होता है ना सही है। क्लाइंट का, तो उसी अच्छा, ज़ुबानो अंदाज में ये तो नहीं बताएं बात मुझे, करता हूँ। चले वो तो सारा मामला एक तरफ हो गया। एक सवाल उठता है कि ये आज 5वें मुकदमे में सजा थी जो कोट लखपत जेल में क़ैद पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमाओं को हुई है 9 मई के, और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब 5वें मुकदमे के अंदर भी बरी हो गए। ये क्या मामला है? शाह महमूद कुरैशी को सवाल उठता है पूरे मुल्क के अंदर कि शाह महमूद कुरैशी क्यों बरी, बाकी सबको सजाएं। हाँ, उसका सवाल उठता है और उसका जवाब भी है, और उस पे एक उसका टेक्निकल लीगल जवाब तो ये है कि वो कराची में थे, वहाँ मौजूद नहीं थे, और उनका इस पे कोई अमल दखल नहीं था। आसान क्या है इसका? मुफाहमत से लोग इसे जोड़ते हैं, किसी और मामले से जोड़ते हैं, वो भी या इसे कोई तकसीम के वाले से भी जोड़ा जा रहा अल्लाह है? क्या करे है वो हो मामला? जाए। लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ बतौर वकील। शाह साहब की जो पहले मुकदमात में बरियत हुई है, इसमें एक जज साहब का, इन्हीं जज साहब का फैसला है, वही प्रोसिक्यूशन है, वही इन्वेस्टिगेशन है। शाह साहब को सजा हो नहीं सकती टेक्निकली। अगर आप कहना कि शाह साहब की बरियत के बाद उनको सजा हो जाए, तो ये फिर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है ना, वो बिल्कुल अपने गले में डाल लेगी ये बात। सही है। शाह साहब की किसी भी कानून के तहत कोई सजा नहीं हो सकती। और जो उनकी पहले मुकदमात में बरियत से आप कह रहे हैं जुड़ी है। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह ना कि उसकी वजह कि वो एक सीक्वेंस में है, वो जो सारे पर्चे हैं वो एक सीक्वेंस में हुए हैं, और एक ही जो है वो दिन के मामलात हैं। वो बाहर भी थे, और उनकी जो है वो मीटिंग में शमूलियत भी जो है ना, वो नहीं साबित हुई, क्योंकि हमने खुद अपने केस किए हुए ना, ऐसा ही है। लिहाजा हम इस चीज़ को समझते हैं। अब जो इल्ज़ामात हैं चौधरी साहब के, चाहे एजाज साहब के ऊपर, यास्मीन राशिदा साहब के ऊपर, मियाँ महमूद रशीद साहब और चीमा साहब के ऊपर, इनकी नौयत भी डिफरेंट है। लेकिन वहाँ पे
क्योंकि उनकी बरियत नहीं हुई, उनको सजा हुई है, लिहाजा वो इंटेंगल करेगी। सलीमा खान साहब बैरिस्टर घोर साहब के ऊपर भी काफी ज्यादा जो है गुस्से में दिखाई दे रही नहीं, है। देखिए उनका तो सियासी उसकी तब्दीली की तरफ ही मामला जा सकता नहीं, है। उनको तो सियासी मामलात से एतराज़ करना चाहिए क्योंकि उनको समझ नहीं है। देखिए सीधे वो तो सीधी सीधी एक घरेलू खातून है, बिजनेस वूमन है, वो उनको तो पता ही नहीं है, वो जज्बाती अंदाज से जो बात होती है उससे इमरान खान का नुकसान बहुत होता है ना जी। पीटीआई को जो मेरी नज़र में जो मेरा एनालिसिस है, हमें अल्टीमेटली तो सियासत करनी पड़ेगी। देखिए मुज़ामत जो है ना जी, आप मुज़ामत से फ़ायदा नहीं हुआ 2.5-3 साल से, तो वो अब फिर आपको एक ही तजर्बा बार बार करके तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत एक फैसला कुन दौर में दाखिल हो रही है कि आया अब मुल्क में मुफाहमत का राज चलेगा, यानी मुल्क में मुफाहमती दौर शुरू होगा, या फिर मुल्क एक नई भरपूर मुज़ाहमती तहरीक की तरफ जाएगा, फिर से सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। इस हवाले से आने वाले चंद दिन बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। आज के शो में इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।